अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका पहला टॉपिक है आपके पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले वर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या चीज? भाई दो चीजें हैं। या तो क्या करे, अगर कोई प्लांट है तो फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, अपनी खुराक खुद बनाएगा, सिंथेसिस ऑफ फूड। लेकिन अगर कोई एनिमल है तो वो क्या करेगा, वो इसको ओब्टेन करेगा कैसे, कोई प्लांट खा के या एनिमल खा के। अब चाहे एनर्जी खुद बनाए, खुराक खुद बनाए, या खुराक किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले, तो बाद में वो उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा ना, उसको यूज करेगा। किस चीज के लिए यूज करेगा? अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं चोट लग जाती है थोड़ी सी, अब उस चोट को रिपेयर करना है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो खुराक से आती है। और खुराक जिस प्रोसेस के थ्रू आप लेते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के अंदर आप जो जो चीजें ले रहे हो वो चीजें क्या है बेटे, न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं अगर पूछा जाए तो भाई, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या है, रिक्वायर्ड है। किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर, मेंटेनेंस, मेटाबॉलिज्म, इस कामों के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये ना न्यूट्रिशन दो तरह से होती है, जैसे मैंने आपको बताया, सिंथेसिस या ऑब्टेन। तो मतलब इसको अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली क्या है, न्यूट्रिशन दो तरह की हो सकती है, ऑटोट्रोफिक या फिर हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, जो अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज करें, उन लोग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मतलब जो क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाकर अपने लिए ग्लूकोज यानी कि अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर लें, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे क्या हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो भाई जब अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते तो फिर क्या करते हैं, ये नॉर्मली जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। मतलब जो है वो obtain फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने कहा कि कोई सब्जी खा ली, कोई दाल खा ली, कोई गोश्त खा लिया, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। इन हेटरोट्रॉफ्स में क्या आ जाते हैं, आपको पता है कि बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं, फंजाई भी हेटरोट्रॉफ होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी हेटरोट्रॉफ होते हैं। और याद रखो प्लांट के अंदर भी ना थोड़ी सी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है, जो आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब ना प्लांट को, जैसे मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तो मिल गई, मींस कार्बोहाइड्रेट तो सिंथेसाइज हो गए। लेकिन भाई प्लांट को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं ना चाहिए, प्लांट को और भी डिफरेंट चीजें चाहिए। अब वो और डिफरेंट चीजें जो चाहिए वो कहाँ से मिलेंगी, वो उसको सॉइल से मिलेंगी, जो उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सॉइल। कैसे अब्जॉर्ब करेगा? बाय रूट्स, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अपनी रूट्स के थ्रू जो है वो क्या करेगा, यहाँ से डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब करेगा। इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग जनरली क्या कह रहे होते हैं बेटे, मिनरल्स कह रहे होते हैं। अब ये भी न्यूट्रिएंट है, चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको मिनरल एक न्यूट्रिएंट्स कह रहे होते हैं। नॉर्मली ये क्या होती है, मिनरल्स होती हैं। तो मतलब अगर हमसे कभी कोई पूछ ले भाई मिनरल्स क्या है, तो जो है भाई क्या कह रहे हैं, मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट एब्सॉर्ब्स फ्रॉम सॉइल। अब ये मिनरल्स कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बड़ी दफा अपने लेक्चर्स में मैं बोल चुका हूं कि मैक्रो वर्ड कहीं पे भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा। अब बड़ा साइज में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, या जो है वो हम लोग जिसको हम लोग आम अल्फाज में क्वांटिटी कहते हैं। और माइक्रो कहीं पे भी आई वाला आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, छोटा, लेस, थोड़ा। तो भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए ज्यादा सारे, लार्ज क्वांटिटी में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें
थोड़े चाहिए। लाइक अगर इसकी हम लोग जो एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाते हैं आपके पास, कार्बन आ जाती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। इसी तरीके से जो है वो आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आ जाती हैं। अगर इसके हम लोग एक एक करके थोड़े से रोल्स के बारे में देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाती है बेटे, कार्बन। तो आपको पता है ना कि भाई कोई भी बायोमॉलिक्यूल है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मौजूद होती हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में होती हैं। लाइक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे ग्लूकोज है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है। कोई अमाइनो एसिड ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, NH2COOH, ये क्या है, अमाइनो एसिड। आप देखो यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। साथ साथ अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं एडिशनली, तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन आपको पता है कि जो है वो प्रोटीन्स में मौजूद है। क्यों, ये देखो अमाइनो एसिड के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के लिए ना, एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के लिए 4 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती हैं। एक क्लोरोफिल के लिए 4 नाइट्रोजन, तो मतलब नाइट्रोजन नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो प्लांट को जो है वो फूड नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगी तो प्लांट की डेथ हो जाएगी, मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंजाइम्स, तो आपको पता है कि बहुत सारे इंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो जब जो है वो प्रोटीन मौजूद है तो एंजाइम के लिए भी जो है वो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। ऐसे ही आगे देख लेते हैं तो आपके पास फॉस्फोरस आ जाती है। तो फॉस्फोरस क्या है आपके पास, कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटीपी देखो ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसके बाद 3 फॉस्फेट जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी रिक्वायर्ड है। लाइक अगर फिर मिसाल के तौर पर न्यूक्लिक एसिड में हम लोग डीएनए या आरएनए की बात करते हैं तो उसके बाद 3 चीजें हैं ना, इसके यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं, वो 3 चीजें क्या है, सबसे पहले डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज, आरएनए है तो राइबोज। डीएनए या आरएनए दोनों की इकट्ठी बात हम लोग कर रहे हैं, आरएनए तो राइबोज, डीएनए तो डीऑक्सी राइबोज। साथ इसके जो है वो क्या मौजूद होगा, नाइट्रोजनस बेस। तो याद रखो कि नाइट्रोजन जो है ये वहां पे भी रिक्वायर्ड थी। साथ जो है वो क्या आ जाता है, एक फॉस्फेट का ग्रुप। ये 3 चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए या फिर आरएनए को बनाते हैं। तो मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास जो फॉस्फेट है वो रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। कोएंजाइम क्या होता है, नॉन ग्रीन जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। वो भी जो है वो ये रिक्वायर्ड होता है। कोएंजाइम बेसिकली वो है जो क्या करता है, एंजाइम के साथ एक्ट करता है एज अ को फैक्टर, लेकिन लूज बॉन्ड बनाया होता है। तो इसने भी जो है वो लूज बॉन्ड बनाया होता है। सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो रिक्वायर्ड हो सके होगा ना, क्योंकि उसके लिए जो है वो एटीपी चाहिए। अच्छा, आगे जो है वो हम लोग देखते हैं तो क्या आ जाता है बेटे, पोटाशियम आ जाता है। तो पोटाशियम आपको आगे जाके इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये पोटाशियम ही है जो आता है और स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करवा रहा होता है। इसी तरीके से कैल्शियम को अगर हम लोग देखते हैं तो एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, क्योंकि आपने सेल वॉल में पढ़ा होगा इसकी दरमियान वाली लेयर होती है मिडल लमेला। इस मिडल लमेला के अंदर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स होते हैं, पेक्टेट्स होते हैं। ऐसी लास्ट में आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। याद रख लो कि एक मैग्नीशियम कहाँ पे मौजूद होता है, इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिल्कुल दरमियान में एक मैग्नीशियम होता है और किनारों पे जो है वो 4 नाइट्रोजन होते हैं। तो अगर सेंटर में मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल
नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी जो है वो एक्ट करता है एज अ को फैक्टर। उसके बाद जो है वो सल्फर आ जाता है। तो सल्फर, बहुत सारे ना अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कहते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, मिसाल के तौर पर लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड है तो प्रोटीन बनाने के लिए वाइटामिन और एंजाइम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है वो बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके पास आ जाते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकल। तो सबसे पहले अगर आयरन को देखें तो नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रखें कि क्लोरोफिल के अंदर तो नहीं होता, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्या, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अगर जो है वो आयरन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अब सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, जाके एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल बनवाता है, क्लोरोफिल बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये रिक्वायर्ड है। डायरेक्टली इसका रोल कोई नहीं है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये बेसिकली क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करवा रहा होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाती है बेटे, जिंक आ जाती है। बहुत सारे एंजाइम्स को चाहिए, लार्ज नंबर में चाहिए, ये भी जो है वो एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है। कोफैक्टर Zn2+ के तौर पे एक्ट करता है। आयरन इसी तरीके से Fe2+ के तौर पे एक्ट करता है। आपके पास कॉपर जो है ये Cu2+ के तौर पे जो है वो एक्ट करता है। बहुत सारे जो है वो एंजाइम का इंटीग्रल कंपोनेंट है। अच्छा, मैग्नीज की बात करते हैं तो Mn2+ के तौर पे ये भी जो है वो आपके पास एक्ट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन के लिए भी, दोनों चीजों में ये यूज हो रहा होता है। ऐसी बोरोन की अगर बात करते हैं तो बोरोन आपके पास जो है ये किस चीज के लिए यूज होता है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेल डिवीजन के लिए, और कुछ एंजाइम्स को भी जो है वो ये रिक्वायर्ड होता है। क्लोरीन कहीं पे भी आ जाए तो इसका काम क्या होता है, ओस्मोसिस ऑफ वाटर। वाटर को जो है वो ओस्मोसिस ये करवा रहा होता है। अच्छा, आगे जो मोलिब्डेनम है आपके पास, इस मोलिब्डेनम का बेसिकली काम क्या होता है, दैट इसका काम होता है कन्वर्जन करवाना। किस चीज की कन्वर्जन करना, नाइट्रेट्स की टू अमोनिया। नाइट्रेट्स की टू अमोनिया। नाइट्रेट क्या होता है, NO3-। प्लांट अपनी जितनी भी नाइट्रोजन लेता है ना जमीन से, वो सारी लेता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, NO3। फिर इस NO3 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस अमोनिया को यूज करते हैं एज अ नाइट्रोजन, मतलब प्लांट को जितनी भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है। लास्ट आपके पास क्या आ जाता है, निकल। ये निकल यूज होता है। अब इस नाइट्रोजन ये जो हम आपने हासिल कर ली है, इसको मेटाबोलाइज भी तो करना है ना, इसकी मेटाबॉलिज्म भी तो करनी है। तो ये यूज होना है फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आगे जो है वो आपके पास, अब इस नाइट्रोजन का रोल क्या है भाई। इस नाइट्रोजन का रोल बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया कि एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को 4 नाइट्रोजन चाहिए होती है। एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को कितनी नाइट्रोजन चाहिए, 4 नाइट्रोजन चाहिए। अब क्लोरोफिल बनेगा तो तभी जो है वो ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो फिर ही जो है वो आपके पास मतलब जो है वो सीड्स और सीड और फ्रूट की जर्मिनेशन हो रही होगी। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन ना मिले, नाइट्रोजन नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं हो बनेगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, स्लो रहेगा। जब ग्रोथ का प्रोसेस स्लो रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, लीव्स क्या हो जाएंगे, येलो। क्यों लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इट हैज ग्रीन कलर्स पिगमेंट कॉल एज क्लोरोफिल। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो मीन्स ग्रीन कलर नहीं है, ग्रीन कलर नहीं है तो ये येलो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो भाई एक जो क्लोरोफिल है, इसके
सेंटर में क्या होती है मैग्नीशियम, और किनारों पे क्या होते हैं 4 नाइट्रोजन। अब जब मैग्नीशियम नहीं होगा तो भाई क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, और जब मैग्नीशियम नहीं होगा तो जो पहले से मौजूद, जब मैग्नीशियम नहीं ना होगा तो पहले से जो मौजूद क्लोरोफिल है उसकी भी क्या होना शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। जब क्लोरोफिल की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, लीव्स क्या हो जाएंगे आपके पास, येलो होना शुरू हो जाएंगे, और येलो होने के बाद जो है वो गिर जाएंगे। यहाँ पे जो एक चीज समझने वाली है ना, वो ये समझने वाली है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम अगर ये दोनों ना हो, या इनमें से कोई एक ना हो, या कम हो, इसकी डेफिशिएंसी हो, सबसे पहले अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो प्लांट पता क्या करते हैं, अपने जो नए पत्ते हैं ना, न्यू लीव्स हैं, उन तक ढेर सारी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पहुंचा देते हैं, और पुराने जो लीव्स होते हैं, ओल्ड लीव्स होते हैं, उनको कहते हैं वी आर सॉरी वी डोंट हैव इनफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो वो क्या हो जाते हैं, ओल्ड लीव्स क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, और फिर गिर जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यू लीव्स के पास भी नहीं पहुंच सकती नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, और वो भी क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। लास्ट पे आपके पास बेटे जो है वो आपके पास एक बॉक्स है कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में, यानी कि वो प्लांट्स जो क्या करें, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन फिर भी उनको जो है वो डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, मेनली नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जमीन से प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं, वो कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो किसी भी चीज को मार के खा लेते हैं, कार्निवोरस हैं, लाइक जो है वो लाइन हो गई, इस तरह जो है लाइन हो गया, कैट हो गई, इस तरह जो है वो डॉग, ये दे ऑल आर कार्निवोर एनिमल्स। अब ये कार्निवोर प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। कार्निवोर जो प्लांट्स हैं दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। इनकी एग्जाम्पल में क्या आ जाती है बेटे, वीनस फ्लाई ट्रैप आ जाता है। इसी तरीके से एक और प्लांट है पिचर प्लांट, और क्या आ जाते हैं, संड्यू भी आ जाती है। ये वो प्लांट्स है जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकें।